नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 1 से 3 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक देंगे और इससे संबंधित जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो संबंधित सारी जानकारी, जो अतिरिक्त जानकारी होगी, वो भी यहाँ पर हम आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित ये सीरीज है। अगर आप भी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो निश्चित तौर पर इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। बताएं कि किनके द्वारा इस अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 नामक एक दस्तावेज लॉन्च किया गया था। तो हमने जानकारी आपको दिया था कि नाबार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी, इसे कब से मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई, ये तमाम जानकारी इसी सीरीज में हमने आपको दिया था। रेगुलर बेसिस पे बने रहेंगे तो तमाम चीजें आपको याद रहेगी। फिलहाल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या है? और ये बहुत सुर्खियां बटोरी है और बहुत ज्यादा खबरों में भी है। ये बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम रखा गया सुमेध, जो कि सीमेज समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर इसी के मतलब छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। एक्चुअली लॉन्च की बात करें, शरद कुमार यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आइए संबंधित तथ्यों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सुमेध जो है ये बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे सीमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अच्छा, इसका अनावरण एवं उद्घाटन 30 अप्रैल 2024 को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में कई जानकारी, मतलब इसी तरह की जानकारी हमने कुछ समय पहले भी आपको दिया था। आपको याद होगा, सोफिया रोबोट के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और आपको हमने जानकारी दिया था कि इसे हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ये तो रही बात इससे संबंधित, लेकिन एक अहम जानकारी यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 2017 में सऊदी अरब के द्वारा सोफिया को नागरिकता प्रदान की गई थी, जो कि ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त ये तो बात रही यहाँ पर ह्यूमनॉइड रोबोट की। एक जानकारी हमने मीका रोबोट से संबंधित आपको दिया था, वो भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबरों में है, इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित किया गया एआई संचालित समाचार एंकर सना, इसका नाम जो है ये सना है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में। इसकी जानकारी हम आगे एक प्रश्न में विस्तृत तौर पर आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो एआई रोबोट की बात हुई है, तो एआई रोबोट में हम बात करेंगे मीका की। देखिए, सोफिया को लेकर जानकारी हमने आपको दे दिया है, यहाँ पर वो चीज़ें फिर हमने लिख दिया है। लेकिन मीका की बात करें तो ये दुनिया की पहली रोबोट सीईओ है और ये एक एआई रोबोट है। आप ध्यान देंगे, कोलंबिया की एक कंपनी है डिक्टेटर, इन्होंने अपने सीईओ को पद से हटाकर एक एआई रोबोट को सीईओ बनाया जिसका नाम है मीका। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टेटर द्वारा मिलकर इसे तैयार किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, सोफिया को एक जो इसका परिधान है, जो पोशाक है, साड़ी में नजर आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोलकाता में एक समारोह में ये संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं का ये तस्वीर है जो कि आपको इस परिधान में दिख रहा है। तो यहाँ पर रोबोट से संबंधित ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें कुछ अतिरिक्त जानकारी की, तो रिसेंटली एक और रोबोट खबरों में रहा है, व्योम मित्र, जो कि महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। इसरो द्वारा इसे तैयार किया गया है। ये भी बहुत सुर्खियां बटोरी थी, ये ध्यान रखिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की कई हालिया उपलब्धियों को लेकर जानकारी हमने आपको दिया है। आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली एक जानकारी निकल कर सामने आती है
कि अभी हाल ही में जो इसरो का जो चंद्रयान 3 जो मिशन था, उसका टीम को अमेरिका में सम्मानित किया गया है। तो ये सारी बातें आप लोग चेन बना के याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खास करके बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सरकारी विद्यालय की, तो बाढ़ प्रभावित जिलों में या फिर जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर जो स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, खास करके बिहार में जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां पर जो विद्यालय हैं, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बिहार के सरकारी स्कूलों, खासकर के बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। स्विमिंग पूल को तरनताल कहा जाता है हिंदी में। आई होप कि यहाँ पर पहली बार ये नाम आप लोग सुने होंगे। तरनताल कहा जाता है हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। दरअसल इसके पीछे का उद्देश्य है कि जो स्कूल में मतलब पढ़ते हैं विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं होती हैं, तो उनको तैराकी यानी कि स्विमिंग में भी दक्ष बनाना है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ऐसी घोषणा किया गया है। दरअसल यहाँ पर बात ये भी है कि जिस क्षेत्र में, बिहार के जो जिलों में बाढ़ का प्रकोप होता है खास करके, तो बाढ़ के समय में वे खुद को बचा सके, मतलब बाढ़ से साथ ही साथ आसपास के या फिर अपने गांव तथा आसपास के क्षेत्रों में डूबने वाले लोगों को हर संभव मदद पहुंचा सके। एक प्रकार से यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार की घटनाएं बिहार में हुई है, अगर लोग तैरना जानेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जान की रक्षा कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी मदद कर पाएंगे। तो खास करके विद्यार्थियों को लेकर इस तरह की घोषणा अभी किया गया है। अच्छा, इनसे संबंधित कई जानकारी और भी है, जैसे कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश पर भवन निर्माण विभाग ने स्विमिंग पूल का प्रारूप और उसकी अनुमानित लागत तय की है। आपको ध्यान रखना कि 25 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा यह स्विमिंग पूल होगा और इसके साथ ही 2 चेंजिंग रूम भी बनाया जाएगा, जिसकी जो करीब लागत है वो 4,40,52,000 रुपये निर्धारित की गई है। जो चेंजिंग रूम होंगे, जो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए और इसी को ध्यान रखते हुए ये यहाँ पर बातें कही गई है। तो फिलहाल यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बात है, ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, खास करके स्कूली विद्यार्थियों को तैराकी में दक्ष बनाने के लिए। अच्छा, दक्ष शब्द से एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा, मिशन दक्ष। मिशन दक्ष की शुरुआत किया गया था 2023 में और ये प्रश्न आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो खास करके कमजोर विद्यार्थी है पढ़ने में, तो उसे स्पेशल क्लास देने की दिशा में एक पहल किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट हमने जानकारी कहकर आपको बतलाया था और ये एग्जाम में भी पूछा गया था। खासकर जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो चीजें हम यहाँ पर आपको समय समय पर बतलाते रहते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक चीज यहाँ पर ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है, जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, हम आपसे ये दावा करते हैं कि 99% प्रश्न यहाँ पर बने हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, हालांकि हमने कई बार ये प्रूफ भी आपको दिया है। बस वीडियो को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं, आप प्रश्न को गूगल पे सर्च कीजिएगा और आपको दिख जाएगा कि ये प्रश्न कब खबरों में रहा है। जैसे मान लीजिए मिशन दक्ष की बात करें हम, तो मिशन दक्ष लिखकर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो आपको ध्यान होगा उस जो मतलब महीना का जो पीडीएफ हमने आपको दिया है, वहां पर इसकी चर्चा हमने किया था। मिशन दक्ष एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आई थिंक ये दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसी सीरीज में हमने आपको बतलाया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे तो सारे प्रश्नों का प्रूफ आप देख पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर द्वारा लिखित पुस्तक द विनर माइंड सेट का विमोचन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके जो लेखक हैं, जो इस पुस्तक की बात करें द विनर माइंड सेट की, तो इसके लेखक हैं सेन वॉटसन। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर सेन वॉटसन द्वारा लिखित पुस्तक द विनर माइंडसेट का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक की विषय वस्तु की बात करें जिसमें इस पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस पुस्तक में उन्होंने अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट, अपने अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स और रणनीतियों यानी कि स्ट्रेटजी को साझा किया है, जिसने उन्हें डर पर विजय प्राप्त करने और अपने क्रिकेट कैरियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। तो इन्हीं सब बातों का चर्चा इस पुस्तक में विस्तार से किया गया है।
ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको मालूम होगा इसके द्वारा यानी कि शेन वॉटसन के द्वारा इससे पहले भी एक पुस्तक लिखा गया है जो कि खबरों में रहा है और हमने आपको बतलाया भी था, विनिंग द इनर बैटल, जो कि शेन वॉटसन द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक है। ठीक है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये खबरों में है, द विनर माइंडसेट, तो ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी, और आईसीसी की तरफ से वर्तमान में जो क्रिकेट का जो आयोजन हो रहा है या फिर होता है, ये 3 फॉर्मेट में होता है। सबसे बड़ा जो फॉर्मेट है ये है टेस्ट, और दूसरा है वनडे यानी कि एक दिवसीय, और तीसरा है टी20 फॉर्मेट। अच्छा, अगर हम बात करें एक दिवसीय क्रिकेट की, ये जानकारी आपको मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चर्चा हुई है ऑस्ट्रेलिया की। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने नाम किया है। ये कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। पिछला जो संस्करण था एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का, ये 2023 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये छठी बार इस खिताब को अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में भारत को शिकस्त दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये छठी बार था जब भारत ने इस खिताब को, भारत ने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम किया। देखिए, भारत इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है, एक तो 1983 में और उसके बाद 2011 में। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है, पहली बार भारत ने जब 1983 में वनडे विश्व कप का खिताब जीता था, उस समय भारतीय टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव, और 2011 में भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। और पहला विजेता की बात करें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में, 1975 में पहला विजेता बना था वेस्ट इंडीज, और सर्वाधिक खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। ये तो अभी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ प्रमुख या फिर प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा जो लिखित आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी जो है उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग ध्यान से सभी को देखिएगा। पहला है स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट, इसके लेखक हैं या फिर जो ये जो आत्मकथा ये कपिल देव की है। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, जो आप यहाँ पर भी ये तस्वीर में देख रहे हैं। अगला सनी डे जो कि सुनील गावस्कर, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गंगुली, और रिसेंटली लिखा गया पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर। तो यहाँ पर ये सभी जो आपने देखा ये है क्रिकेट से संबंधित या फिर क्रिकेटरों से संबंधित। इसके अतिरिक्त और अगर हम बात करें जैसे कि मैरी कॉम की जो आत्मकथा, इसका नाम है अनब्रेकेबल, पीटी उषा गोल्डन गर्ल, और साथ साथ विश्वनाथन आनंद का माइंड मास्टर, और साथ साथ अभिनव बिंद्रा का असॉर्ट एट हिस्ट्री। तो ये सभी को निश्चित तौर पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किस न्यूज चैनल के एंकर सना ने 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। देखिए, अभी हम आपको बतला रहे थे ये जो संबंधित है ये इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट है कि इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित एआई संचालित समाचार एंकर सना को इंटरनेशनल मीडिया न्यूज एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में, जो कि एआई के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पर जो एआई एंकर है, जो खास करके एआई समाचार एंकर है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम है सना। एक प्रकार से आप ये भी बोल सकते हैं एआई रोबोट। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो इंडिया टुडे ग्रुप ने मार्च 2023 में सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया था या फिर लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्तमान जो समय आ रहा है, जो आगामी समय है, ये एआई का समय है, एआई का युग आने वाला है। तो कई चीज़ें आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। यही चीज़ें अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले बोलें कि कोई एआई रोबोट होगा, मतलब वो कंप्यूटर द्वारा जनरेट होगा और वो समाचार पढ़ के एकदम से हूबहू इंसान वाले फील देगा, ये थोड़ा अटपटांग लगता सुन के। लेकिन वर्तमान में ये पॉसिबल है और इस तरह की चीज़ें कई देशों में संचालित हो रही है। हम यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको विस्तार से बतलाएंगे, चूंकि ये खबरों में है तो कई प्रकार से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको ध्यान यहाँ पर रखना ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना जुलाई 2023 में उड़ीसा टीवी द्वारा न्यूज एंकर, जो कि उड़िया भाषा के लिए लीसा पेश किया था। तो ये लीसा जो न्यूज एंकर है, एआई न्यूज एंकर, ये उड़ीसा टीवी से संबंधित है। इसी के द्वारा जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंप्यूटर की दुनिया में बनाया गया एक एआई एंकर है।
ये ध्यान रखिएगा, रियल में ये कोई नहीं है, मतलब रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये ज़रूर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सबसे पहले एआई एंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आप इस वाले पॉइंट में देखेंगे। पूरी दुनिया में सबसे पहले 2018 में चीन की जो सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है, इसने एआई एंकर पेश किया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ई-कॉमर्स जो साइट है, ख़ास करके फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो इसी प्रकार का एक कह सकते हैं ई-कॉमर्स साइट है अलीबाबा ग्रुप, जिसके जो संस्थापक हैं, वो है जैक मा, जो कि चाइना का एक कह सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है दरअसल। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे जो एडवर्टाइज़मेंट होता है, ख़ास करके कोई प्रोडक्ट आप लेने जाएँगे, एक तो अलीबाबा ग्रुप की ख़ासियत ये है, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद सकते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ें कॉमन रूप से दिखेगी, जहाँ पर भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, मतलब जिस भी जगह से वहाँ पर जब एप्लीकेशन पे विज़िट करेंगे, तो जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप सामान खरीदने जाएँगे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि चौबीसों घंटा मतलब प्रोडक्ट का प्रमोशन होता रहता है। तो दरअसल बात यहाँ पर ये है कि एआई के द्वारा ही वो चीज़ें होती हैं। आपको लगेगा कि रियल ह्यूमन है, लेकिन रियल में कोई वो इंसान नहीं है, बल्कि वो एआई है, जो कि वहाँ पर चौबीसों घंटा वो मतलब जो भी चीज़ें उसमें प्रोग्राम की जाती है, वो चीज़ें एकदम रियल इंसान की तरह वो एकदम से पेश करता है। मतलब जो ख़ास करके जो ग्राहक होते हैं उनको। तो ये यहाँ पर ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में जो एआई एंकर जो लॉन्च हुए हैं या फिर जो पेश किए गए हैं रिसेंटली 2023 में, वो पूरी की पूरी सूची हमने आपके समक्ष यहाँ पर रखा है, जो ख़ास करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सना को लेकर जानकारी हमने आपको दिया, ये इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित है। दूसरा लीसा के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, ये उड़िया भाषा की है। सना जो है ये हिंदी का है और लीसा जो है उड़िया भाषा का है, और आपको ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा टीवी द्वारा इसे पेश किया गया था 2023 में। और अगला है कन्नड़ भाषा में एक पेश किया गया सौंदर्या एआई एंकर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सौंदर्या की बात करें तो कर्नाटक की पावर टीवी ने दक्षिण भारत की पहली एआई एंकर के तौर पर इसे लॉन्च किया था। और अगला है तेलुगु भाषा की एआई एंकर माया, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, इसे बिग टीवी तेलुगु के द्वारा पेश किया गया था, ये भी 2023 में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सभी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, सना, लीसा, सौंदर्या और माया, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालाँकि ये चीज़ें हम आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, ख़ास करके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक आदि पर अपडेट करते रहते हैं, और आपको इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हमें ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर हम आपके साथ साझा करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोग हमारे साथ ज़रूर बने रहें, निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ जानकारी दे दूँ, ख़ास करके वैसे लोगों को जो घर बैठे बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है और आप लोग ये बार-बार जो कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये वही कोर्स है जिसमें तमाम पीडीएफ फ़ाइल आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट अफ़ेयर्स का पूरा पैकेज, जो डेली, मंथली, ईयरली जो क्लासेस होती है, जो पीडीएफ लॉन्च होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें दिया जा रहा है। हालाँकि तमाम चीज़ें जो लिखी गई है, वो सभी आपको इसी कोर्स में मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुका है। इसमें 130 प्लस टेस्ट है, 40 आपका फुल लेंथ है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। इसके माध्यम से जो आपकी तैयारी है, आप उसका आंकलन कर पाएँगे कि आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए, ख़ास करके जो 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है, इसको देखते हुए आपकी तैयारी का स्तर क्या है। हज़ारों विद्यार्थियों के बीच आप अपनी रैंक को पहचान पाएँगे। तो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए और महज़ ₹399 में तमाम चीज़ों का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। एक नॉमिनल सा चार्ज है 1 साल के लिए। इसमें एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जिस तिथि को आप जॉइन करेंगे, पिछला जितना भी 1 साल का मटेरियल है, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आज आप जॉइन करते हैं, तो पिछला आपको सारा मिल जाएगा, और जिस तिथि से जॉइन हुआ आपका, तो वहाँ से अगले 1 वर्ष तक के लिए चीज़ें आपको मिलती रहेगी। ठीक है? सारा मटेरियल आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है? तो ये बहुत आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जो लोग जॉइन किए हुए हैं, प्रिपरेशन को बरकरार रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कई दिनों से बताना चाह रहा था, वो मैं आपको बता दूँ। दरअसल आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पर जो व्यूज़ है, वो उतना अधिक नहीं आ पाता है। दरअसल इसके पीछे रीज़न यहाँ पर यह है कि एप्लीकेशन पे लगभग हज़ारों की संख्या में छात्र हैं। तो होता ये है कि जो लोग कोर्स परचेज़ कर लेते हैं, तो क्लासेस को एप्लीकेशन पे ही फ़ॉलो करते हैं। तो इस वजह से यूट्यूब का जो कह सकते हैं व्यूज़ है, वो कम हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हज़ारों लोग यहाँ से डेली बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें, और इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहेंगे कि यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
और प्रूफ हमने कई बार आपको दिया है। बार-बार ये बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। आप लोग जो बार-बार कमेंट करते हैं कि सर यहाँ से फ़ायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वजह से हम यहाँ पर आपको ये चीज़ें बतलाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में पहली बार ब्रू प्रवासियों ने लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान किया है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी यानी कि त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में मतदान किया गया है इस समुदाय के लोगों द्वारा। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको लेकर चीज़ें मैं आपको बतला दूँ। दरअसल ब्रू यानी कि इसे रियांग भी कहा जाता है। तो ब्रू यानी कि रियांग समुदाय के लगभग 32,000 लोग 1997 में जातीय संघर्ष के बाद मिजोरम से भाग गए और त्रिपुरा में उन्होंने शरण ली थी और एक प्रकार से त्रिपुरा में प्रवासी के तौर पर वो रह रहे थे। तो यहाँ पर आगे हमने लिखा कि हाल ही में ब्रू प्रवासियों ने अपने अस्थायी पुनर्वास के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में मतदान किया है, जिस वजह से ये खबरों का विषय है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले त्रिपुरा में हुए 2023 विधानसभा चुनाव में भी इसे ब्रू समुदाय के लोगों ने मतदान किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें और बात करें त्रिपुरा के लिए, मतलब कह सकते हैं प्रवासी के रूप में जो त्रिपुरा में ये रह रहे हैं, तो त्रिपुरा में पहली बार मतदान किया गया है इस समुदाय के लोगों के द्वारा। तो इस लिहाज से ये खबरों में आया है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह की जानकारी हमने ग्रेट निकोबार से संबंधित दिया था सोम्पेन जनजाति के बारे में। आपको मालूम होगा इसी सीरीज में 3 से 4 दिन पहले आपको बतलाया गया था कि हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप की सोम्पेन जनजाति के 7 लोगों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। ये जो लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है 18वां लोकसभा चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। दरअसल कुछ चीज़ें ये भी है कि चुनाव आयोग द्वारा कई प्रकार के एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोम्पेन जनजाति की। देखिए, सोम्पेन जनजाति की बात करें तो भारत में जो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये पिछला जनगणना है जो कि 15वीं जनगणना था। इसके आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर सोम्पेन जनजाति के सदस्यों की जो संख्या है, ये अनुमानित जो बताई गई थी वो 229 थी। ठीक है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी में से कुल 7 लोगों ने मतदान किया है, पहली बार मतदान किया है, जिस वजह से ये खबरों में रहा। आप यहाँ पर सोम्पेन जनजाति के एक शख्स को वोटर आईडी के साथ देख सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही 2011 की जनगणना की, तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा, एक बात यहाँ पर पुनः मैं दोहरा दूं कि 2021 में ये जनगणना होना था, लेकिन ये कार्य में बहुत देरी ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जनगणना कार्य अगर होता है अभी भी, मतलब अगर इसकी शुरुआत अभी होती है, तो कम से कम इसका परिणाम आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आगामी 1-2 वर्षों में जितने भी एग्जाम होंगे, वहाँ पर आपको 2011 की जनगणना से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्यतः 90% एग्जाम में एक प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित जरूर पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को जरूर ध्यान रखिएगा। खास करके अगर बीपीएससी एग्जाम की ही बात करें तो हर सेट में लगभग आपको एक प्रश्न जनगणना से संबंधित आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, 2023 में जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, वहां से भी प्रश्न अराइज होगा। इसको लेकर एक वीडियो भी हमने आपको दिया है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा उसका वीडियो और पीडीएफ, उसे जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक स्टडी नाम से एक सेक्शन होगा बीपीएससी वाले कोर्स में, वहां पर वो पीडीएफ और वीडियो दोनों आपको मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर उसे आपको देखना है, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पाकिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए, नए उप प्रधानमंत्री के तौर पर जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, इसाक डार, इनकी नियुक्ति की गई। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने डॉक्टर इसाक डार को देश का यानी कि पाकिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम है इसाक डार। दरअसल यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यह पहली बार नहीं है जब किसी उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही ने 15 जून 2012 से 29 जून 2013 तक उप प्रधानमंत्री का कार्यभार यहाँ पर पाकिस्तान में संभाले थे। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर बतलाएंगे जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहले ये सारे पॉइंट को देख लेते हैं, पाकिस्तान से संबंधित है। जैसे कि हाल ही में मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की
पहली महिला मुख्यमंत्री बने थे। वे नवाज शरीफ की पुत्री और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, तो इनकी भतीजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मरियम नवाज पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है इसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनके नाम है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में उप प्रधानमंत्री की। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। जो आप यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख रहे हैं, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। अब आगे हमने लिखा है कि भारत में इस पद पर अब तक के सबसे अंतिम व्यक्ति जो है, यानी कि उप प्रधानमंत्री पद पे अंतिम जो व्यक्ति बने थे, मतलब उप प्रधानमंत्री ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें कि रिसेंटली अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनके आवास पर जाकर। कब? तो 31 मार्च को, 31 मार्च 2024 को। इस वर्ष 5 लोगों को, 5 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। इसमें एक नाम बिहार से भी है, बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करें उप प्रधानमंत्री के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल की, तो 2002 से 2004, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अंतिम जो उप प्रधानमंत्री हैं ये लाल कृष्ण आडवाणी ही हैं भारत के। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने चाइना में आयोजित हुए तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये यहाँ पर जो चाइना में आयोजित हो रहा है तीरंदाजी विश्व कप का चरण 1 है। हालांकि हमने जानकारी दिया था ये 4 चरणों में 4 जगहों पे आयोजित होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 23 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में भारत ने कुल 8 पदक जीता है। देखिए ये जो चरण 1 है 23 से लेकर 28 अप्रैल तक शंघाई चीन में जो आयोजित हुआ, यहाँ पर भारत ने 8 पदक अपने नाम किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, यानी कि 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल था। और अगर बात करें तीरंदाजी विश्व कप की, तो भारत का एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब तक के सभी संस्करणों की बात करें तो यह एक संस्करण में भारत द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए भारत ने 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम को भेजा था। पिछले वीडियो में ये जानकारी हमने आपको दिया था, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थी। तो ये तो यहाँ रही इससे संबंधित। अब बात करें हम पदक तालिका की, जो भारतीय पदक विजेता यहाँ से निकलकर सामने आते हैं वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि भारतीय रिकर्व टीम ने, जो कि पुरुष कैटेगरी की बात करें तो स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मिश्रित युगल की बात करें तो ज्योति और अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक। व्यक्तिगत श्रेणी में महिला वर्ग में बात करें तो ज्योति वेन्नम ने स्वर्ण पदक, और साथ ही साथ कंपाउंड टीम जो कि पुरुष वर्ग में बात करें तो स्वर्ण पदक, कंपाउंड टीम महिला वर्ग ने भी स्वर्ण पदक, और कंपाउंड व्यक्तिगत पुरुष कैटेगरी में प्रियांश जो कि रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, जो कि प्रियांश बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कल वाले यानी कि जो पिछला क्लास था वहां पर हमने आपको बतलाया था प्रियांश बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ पर रजत पदक अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रिकर्व महिला वर्ग में दीपिका कुमारी ने रजत पदक, और रिकर्व टीम मिश्रित जिसमें कि भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये कैटेगरी है, या फिर जो कह सकते हैं इसमें जो पदक भारत को मिला है वो कंप्लीट सूची है फेज 1 का। यहाँ पर भारत ने कुल 8 पदक अपने नाम किया है। अच्छा, ये प्रतियोगिता अभी अप्रैल में शुरू हुआ है 23 अप्रैल को, जो कि अक्टूबर 2024 में समाप्त होगा। ये 4 चरणों में आयोजित होगा। ये लंबा चलेगा, कई सारे प्रश्न यहाँ से निकलकर सामने आएंगे और समय समय पर इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर चरण 1 से संबंधित ये तमाम बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कहाँ की शिक्षिका मीना मिश्रा को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2024 के तहत क्षेत्रीय विजेता के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मुंबई। अब आपको यहाँ पर इसको लेकर जानकारी दे दूं कि कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2024 एक वैश्विक प्रतियोगिता है, या फिर वैश्विक प्रतियोगिता का पुरस्कार है, जो कि असाधारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मान स्वरूप दिया जाता है, जिन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला हो या फिर प्रभाव डाला हो। तो जो भी खास करके असाधारण या फिर कह सकते हैं मतलब विशिष्ट गुण वाले शिक्षक होते हैं प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के,
उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग क्षेत्रों से कुल 8 शिक्षकों का चयन किया गया है विजेता के रूप में। उनमें से जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपको ध्यान रखना है, इसकी घोषणा होगी 29 मई 2024 को। ये आप 29 मई 2024 को जब घोषणा होगी तो जान पाएँगे, इसी सीरीज में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें इस अवार्ड के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में मुंबई की मीना मिश्रा का चयन किया गया है और इसके अतिरिक्त ये भी खबरों में रहा है कि शारजा यूएई की शिक्षिका जीना जस्टिस को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जो कि आप ध्यान रखेंगे मूल रूप से ये जीना जस्टिस तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली है। हालांकि 2005 से शिक्षण का कार्य कर रही है ये यूएई में। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, खास करके इसके विजेताओं की जब बात होगी, मतलब मूल रूप से जो इसका फाइनल जो विजेता घोषित होगा तब हम आपको इसकी जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखिए, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में एलजीबीटीक्यू समुदायों के अधिकार के खिलाफ एक सख्त कानून लागू किया है जिसमें 15 वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया। 15 वर्ष तक यानी कि अधिकतम 15 वर्ष की जेल का सजा का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि इराक। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक सख्त कानून पारित किया है। इसके तहत समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों पर भारी जुर्माना और अधिकतम 15 साल की जेल का भी प्रावधान है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, आई होप कि आप लोग समलैंगिकता को यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, अगर हम बात करें जो अभी हाल ही में ये पेश किया गया नया कानून, ये बिल जो नया पेश हुआ है, दरअसल इससे पहले इस बिल में सेम सेक्स एक्ट के लिए मौत की सजा का प्रावधान था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। अब यहाँ पर जो सजा का प्रावधान किया गया है इसमें भारी जुर्माना और अधिकतम 15 साल की सजा यानी कि जेल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है इराक सरकार का यह नवीनतम कानून देश में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की अभी नया कानून लाया गया है। तो किसके द्वारा? तो इराक सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है एलजीबीटीक्यू समुदाय के बारे में। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि सर ये एलजीबीटीक्यू आखिर होता क्या है, तो जैसा कि आप यहाँ पर जो अल्फाबेट देख रहे हैं एलजीबीटीक्यू, तो इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आदि का जो पहला लेटर आप जो देख रहे हैं एलजीबीटी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी सब समुदायों को, जो खास करके इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के जो समुदाय हैं, सभी को एक नाम से कह सकते हैं संबोधित करने के लिए ये नाम रखा गया एलजीबीटीक्यू। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एलजीबीटीक्यू समुदाय से संबंधित कई जानकारी हमने आपको रिसेंटली दिया है जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आइए एक एक करके सभी को हम लोग यहाँ पर तेजी तेजी में देख लेते हैं। हालांकि ये चीजें हमने आपको बताया भी है, एक प्रकार से रिवीजन यहाँ पर आपका हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 जुलाई 2024 को एक नया कानून पर हस्ताक्षर करते हुए देश में यानी कि रूस में एलजीबीटीक्यू समुदाय को समलैंगिक विवाह या फिर लिंग बदलकर शादी करने पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरा पॉइंट है कि अगस्त 2023 में इराक सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और साथ ही सभी मीडिया को इसके स्थान पर सेक्सुअल डिविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द का उपयोग करने का आदेश दिया था। किसने? तो इराक सरकार ने। अगला पॉइंट है कि जुलाई 2023 में राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर जिनका नाम नूर शेखावत है, इनको पहली बार जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। रिसेंटली अप्रैल 2024 में ट्रांस वुमेन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाले ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर बनी है। अगला पॉइंट है जुलाई 2023 में पटना अवस्थित प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था और आपको ये ध्यान रखना है बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा 2016 से ही किन्नर महोत्सव का आयोजन कर रही है। और फिर यहाँ पे अगला है दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को अगले 3 साल के लिए पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये भारत में पहली बार था जब किसी ट्रांसजेंडर को ये कह सकते हैं किसी विश्वविद्यालय का सीनेट मनोनीत किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे जो राज्यपाल वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्हीं के द्वारा ये मनोनीत किया गया। चलिए, इतनी सारी बातें ध्यान रखने योग्य है।
अगला प्रश्न है अर्जेंटीना की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स कितने वर्ष की है जिसने हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में एक स्थान का नाम है और आपको ये ध्यान रखना जो एक्चुअली में प्रश्न पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी। ये एक 60 वर्ष की महिला है जो कि अर्जेंटीना का नेतृत्व करेगी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि अपने देश में यानी कि अर्जेंटीना में इनका चयन हुआ है मिस यूनिवर्स के लिए जो कि 60 वर्ष की है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी आपको देख रहे होंगे आप इन्हें। मुझे नहीं लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 60 वर्ष इनकी उम्र होगी, लेकिन ये सही बात है, इनकी जो उम्र है ये 60 वर्ष है और खुद को कितना मेंटेन किए हुए लग रहा है कि 40 साल मैक्सिमम इनका उम्र होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि 60 वर्ष की है। देखिए यहाँ पर हमने आगे लिखा कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के 60 वर्षीय एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। वो पेशे से वकील और पत्रकार रही है। देखिए वे मेक्सिको में आयोजित होने वाली 2024 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। किस देश की तरफ से? तो अर्जेंटीना की तरफ से। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर इतने उम्र की महिला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकती है? देखिए पहले ये पॉसिबल नहीं था लेकिन 2023 से ये पॉसिबल है। यहाँ पर आगे हमने वही जानकारी लिखा है। दरअसल पहले इस प्रतियोगिता में सिर्फ 18 से 28 वर्ष की महिलाएं ही भाग ले सकती थी, लेकिन सितंबर 2023 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने की जो आयु सीमा है उसे हटा दिया, यानी कि जो ये प्रतिबंध थी उसे समाप्त किया और इसमें किसी भी आयु वर्ग के लोग पार्टिसिपेट यानी कि जो महिला है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा सितंबर 2023 से। अगला पॉइंट है मार्च 2024 में मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता की विजेता चेक गणराज्य की 24 वर्षीय क्रिस्टिना पिस्चिकोवा को चुनी गई थी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इतनी जानकारी यहाँ पर हमने ऊपर देखा मिस यूनिवर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड के बारे में। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था चेक गणराज्य की 24 वर्षीय क्रिस्टिना पिस्चिकोवा ने। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है कि इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने किया था। ये जरूर यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर 2024 का मिस वर्ल्ड का जो खिताब अपने नाम के कृष्णा पिस्चुकोवा ने, लेकिन वहीं पर इससे पिछले साल की बात करें 2023 की, तो 2023 में पोलैंड की कैरोलिना वेलावस्का ने इस खिताब को अपने नाम किया था। तो ये रही बात यहाँ पर मिस वर्ल्ड से जुड़ी हुई बात। यहाँ पर हम प्रश्न में एक्चुअली में कर रहे थे मिस यूनिवर्स की। भारत के संदर्भ में मिस यूनिवर्स की बात करें तो भारत को अब तक 3 मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। पहली बार सुष्मिता सेन को 1994 में, दूसरी बार लारा दत्ता को 2000 में और हरनाज संधू को रिसेंटली 2021 में। हरनाज संधू को आप यहाँ पर देख रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर सुष्मिता सेन को, और यहाँ नीचे जो आपको दिख रहा है ये है लारा दत्ता। तो भारत को जो 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है वो चीजें यहाँ पर हमने लिखा है। अच्छा, 2022 में जो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी इसकी विजेता अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल चुनी गई थी। ये जरूर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर बात करें भारत को अब तक कितनी बार मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है तो कुल मिला के 6 बार। 1966 में रीता फारिया जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा और रिसेंटली 2017 में मानुषी छिल्लर। तो कुल मिला के बात यह है कि 6 बार इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। और मिस वर्ल्ड की बात करें तो भारत और वेनेजुएला दो ऐसे देश हैं जो कि सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस खिलाड़ी को एशियाई डिवीजन 1 रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी के लिए चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि दीपक पुनिया, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। ध्यान रखेंगे एशिया पुरुष रग्बी डिवीजन 1 चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये श्रीलंका में किया गया। 30 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है, 5 मई 2024 को इसका समापन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ से कोई जानकारी अगर निकल कर सामने आएगी तो वो हम आपको जरूर बतलाएंगे। फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। 12वां प्रश्न है कि इस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि हेमा मालिनी। अच्छा, रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के पुरस्कारों के बारे में हम जानकारी आपको देते रहते हैं और एग्जाम में भी प्रश्न वहां से अराइज होते हैं, तो सभी को ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे आप लोग कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, संघाई चीन में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता? इसकी जानकारी हालांकि हमने पिछले वीडियो में विस्तृत तौर पर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी आज वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।